नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा था वीडियो तैयारी के लिए, देखिए उसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का सेक्शन लेके आप लोगों के बीच में उपलब्ध हुए हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हो चुका है और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और यूपी स्पेशल हो गया है। तो तीनों महत्वपूर्ण सेक्शन तो लगभग खत्म हो गए हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आपको बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है, उन्हें ही आपको बताया जाएगा। आपका समय व्यर्थ यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा, यही पूरा प्रयास रहेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला जो है नैनो डीएपी डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया? कौन सा है? नैनो डीएपी है। तो बताइए कहाँ पे किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए। देखिए इफ्को द्वारा इसका संचालन किया गया। नैनो डीओपी में जो तत्व होते हैं उन्हें आप लोग याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए। तो 8% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 16% फास्फोरस। और अभी जल्द में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के कलोल में, कहाँ पे? गुजरात के कलोल में जो है विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। क्योंकि आपको पता है कि अब यूरिया की पहले बोरी आया करती थी, अब उसे लिक्विड फॉर्म में बॉटल में करके दे दिया गया है ताकि ये ज़्यादा नुकसान भी ना हो और आसानी से पौधों तक पहुँच भी जाए। तो गुजरात के कलोल में इसका संयंत्र लगाया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C55 से टेलियोस 2, कौन सा है? टेलियोस 2 और ल्यूमीलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह किस देश के उपग्रह हैं? पूछा जा सकता है। बताइए यह कहाँ के उपग्रह हैं? तो यह दो के दोनों जो थे यह सिंगापुर के थे। कहाँ के? सिंगापुर के। देखिए लाइमलाइट क्या है? यह उपग्रह सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के इन्फोकॉम रिसर्च एवं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। इतना महत्वपूर्ण पूरा लाइन नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिए कि इसरो द्वारा किसको भेजा गया? जो है सिंगापुर की 2 सैटेलाइट थी उसे प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देशों में बाघों की कुल संख्या कितनी है? सीधा फैक्ट है और महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट सीधा परीक्षाओं में ऐसे फैक्ट बनते हैं। तो बताइए कितना है? तो बाघों की कुल गणना जब हुई 2022 में, टोटल जो बाघ हुए हैं वो 3167 हैं। कितने? 3167। आप लोग इस नंबर को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अच्छा, एक फैक्ट और आप लोग याद रखिए कि पिछली गणना से इस गणना में 6.74% की वृद्धि देखी गई है बाघों की संख्या में। तो परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, आप उसे भी याद रखिए। नंबर भी 3167 बाघों की कुल संख्या है, इसे भी याद रखिए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में नासा ने अपने आगामी मून मिशन मतलब क्या हुआ? चंद्रमा का मिशन। चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। इनमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, जिनका नाम क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नासा द्वारा। क्या नाम है? आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस सेकंड। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है आर्टेमिस सेकंड जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो नासा के द्वारा। आर्टेमिस सेकंड जो है यह किससे संबंधित है? तो यह मून मिशन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। प्रश्न बना के ऐसे फंसाया जा सकता है कि मंगल ग्रह का है या फिर जुपिटर का है या अलग अलग ग्रह दे सकते हैं, तो आप याद रखिए चंद्रमा का है। अच्छा, 4 लोग हैं, चारों में से एक महिला है, उन्हें याद रखिए क्योंकि महिलाओं पर आपको पता है कि जब किसी बड़ी श्रेणी या ऐसी उपलब्धि में महिलाएं शामिल होती हैं तो वो प्रश्न बनता है। तो कौन है? तो देखिए क्रिस्टीना कोच है। कौन है? क्रिस्टीना कोच। एक महिला कोच को लेके जा रहे हैं, आप ऐसे याद करेंगे तो आप आसानी आपको होगी, भूलेंगे नहीं। नासा ने मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है और यह नवंबर 2024 में जाएगा। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। चारों लोगों को याद करना उतना जरूरी नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट यही है क्रिस्टीना कोच। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। देखिए बिग कैट्स क्या होते हैं आपको बता दें, जो बाघ, शेर, तेंदुए
और प्यूमा, जगुआर, चीता, इन लोगों का जो कंबाइन एक कैट की श्रेणी में ये लोग आते हैं, उन्हीं को सात प्रमुख जो वैरायटियाँ होती हैं उनको एकत्र करके एक एलायंस बनाने का प्रयास किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखिए, यह आगाज भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि ये 7 प्रमुख जो बिग कैट हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता है। यही 7 बिग कैट हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। यह इतना बड़ा अलायंस बनेगा कि जिसमें लगभग 97 देश शामिल होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भारत इतना बड़ा आगाज करने जा रहा है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है? लिक्विड मिरर का टेलीस्कोप है जो स्थापित किया गया और एशिया का सबसे बड़ा है। महत्वपूर्ण है, बताइए, सीधा फैक्ट बन सकता है परीक्षा के लिए। तो यह देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड में। बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण था, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण कहाँ किया? MD-15, देखिए MD-15 का सबसे पहले आप अर्थ बताइए। देखिए MD-15 का मतलब ये हुआ कि जो डीजल प्रयोग होगा, डीजल में जो है 15% क्या होगा? मेथेनॉल प्रयोग किया जाएगा। क्या? मेथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा, उसे ही MD-15 का नाम दिया गया। तो बताइए यह इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? ऐसी बसें चलाई गई, यह बेंगलुरु में चलाई गई। कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक में। आप लोग याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देख लीजिए। हाँ, एक फैक्ट ये है कि 100% जो है मेथेनॉल ईंधन से चलने वाली एक ट्रक को भी लॉन्च किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बताइए। देखिए पहली चीज, स्विट्जरलैंड द्वारा जो है स्थापित IQ एयर एक संस्था है, इसके द्वारा एयर की क्वालिटी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया जाती है। अब इसी के साथ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की बात की जाए तो उसमें सबसे हाईएस्ट है चाड जो है सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी में प्रदूषित देश है। बाकी कुछ और आप महत्वपूर्ण देख लीजिए। देखिए 3 प्रदूषित देशों में चाड पहले नंबर पे है, फिर इराक आता है और उसके बाद पाकिस्तान आता है। ईरान नहीं है, इराक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश जो है कौन सा है? गुआम है। और उसके बाद विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी में नई दिल्ली दूसरे नंबर पे आती है। ये महत्वपूर्ण है, यह फैक्ट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सीधा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। यह भी एक फैक्ट महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2023 में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा OneWeb समूह के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो बताइए कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? तो देखिए टोटल 36 उपग्रह थे। कितने? टोटल 36 उपग्रह। और यह जो है ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड OneWeb समूह से प्रक्षेपित किए गए। तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपको पता है CO2 से पूरी दुनिया जूझ रहा है इस समय, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और उसको समुद्र के नीचे दफन करने का प्रयास कर रहा है कोई देश। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन जाता है। बताइए। तो देखिए यह प्रयास जो है डेनमार्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। अच्छा, कहाँ पे किए हैं? तो उत्तरी सागर में, और 1800 मीटर नीचे दफन करेगा। स्वीडन जो डेनमार्क जो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेनमार्क को आप लोग याद रखिएगा। डेनमार्क के द्वारा यह प्रयास किया गया है। देखिए इसे CO2 का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसी क्रिया करने पे जो है कार्बन डाई इंजेक्ट किया जाता है ज़मीन के नीचे और समुद्र के नीचे उसे दफन कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए मलेरिया, चूंकि आपको पता है मलेरिया से भारत भी जूझ रहा है और कुछ देश ऐसे हैं जो मलेरिया से मुक्त हो रहे हैं, तो इन्हें जरूर से जरूर जानना चाहिए। तो कौन कौन से देश हैं?
तो देखिए एक अजरबैजान है और एक तजाकिस्तान है। ये दो देश जो है मलेरिया से मुक्त घोषित किए गए हैं WHO के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री नहीं है अजरबैजान और तजाकिस्तान। यह ऐसी कंट्री है जो विकासशील कैटेगरी में आती है, और यह अपने आप को अगर ऐसा मलेरिया मुक्त घोषित कर लेती हैं तो भारत के लिए जो है एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा कि आप खुद देखिए कि छोटे छोटे देश जो है वो अपने आप को इतना डेवलप कर रहे हैं। देखिए WHO के द्वारा यह घोषणा की गई, अजरबैजान और तजाकिस्तान है। और अब तक आपको बता दें टोटल 42 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप लोग ध्यान रखिए कि भारत सरकार ने 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए, सीधा फैक्ट बन सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से 12 चीते भारत लाए गए। देखिए यह टेस्ट पेपर में हम लोग कई बार देख चुके हैं, महत्वपूर्ण है, बताइए। देखिए 2 फैक्ट हैं, 12 चीते एक जगह से लाए गए, एक जगह से 8 चीते लाए गए। 8 चीते, 12 चीते आए थे कहाँ से? 12 चीते आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 8 चीते आए थे नामीबिया से। और सब के सब कहाँ रखे गए? सब के सब जो है कूनो नेशनल पार्क में रखे गए, और यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में नामीबिया से भी 8 चीते लाए गए थे, और 12 चीते जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई दिनों तक ये सुर्खियां बटोर रहा था। तो बताइए। देखिए रियासी जिला, कौन सा? रियासी जिला, यह कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ पे जो है लिथियम के एक बड़ा भंडार मिला है। लिथियम आयन क्या है? आपको पता है कि जो मोबाइल की बैटरी है या विभिन्न प्रकार के उपकरण बैटरी वाले आ रहे हैं, उसकी बैटरी बनाने में लिथियम आयन सबसे महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। उसी की वजह से बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो वह जो है भारत में, चूंकि इसके बड़े निक्षेप कहीं नहीं थे, छिटपुट कहीं थोड़े बहुत मिलते थे, उससे भारत का गुजारा नहीं चलता था। तो यह जम्मू कश्मीर में मिला है, यह काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। देखिए लगभग अनुमानित टन जो है 5.9 मिलियन टन का भंडारण लगभग अनुमानित है। तो देखिए अभी क्या होता है आगे। वैसे उम्मीद है कि यह भारत के लिए एक अच्छा खबर होगा। अभी तो उसकी माइनिंग शुरू होने वाली है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में अनावरित स्काई यूटीएम क्या है? तो बताइए। देखिए यह जो है एक मानव रहित हवाई यातायात प्रबंध प्रणाली है। क्या है? मानव रहित हवाई यातायात प्रबंध प्रणाली है। देखिए स्काई यूटीएम यह भारत का अपनी तरह का पहला और एकमात्र क्लाउड आधारित मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जो मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। चलिए नेक्स्ट है फरवरी 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? बताइए। तो यह देखिए टोटल 3 उपग्रह छोड़े गए थे। कितने? 3। और कहाँ से छोड़े गए थे? तो श्रीहरिकोटा से। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चलिए बाकी ये चीज़ें इतना फैक्ट इसके महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आप देखेंगे करंट अफेयर में बहुत चीज़ें हैं इस बार पूछने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी दी। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए। इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे इसकी स्थापना की जाएगी। भूगर्भीय महत्व के राख संरचनाओं को संरक्षित किया जाएगा। यह इसका जो है लक्ष्य है, या इसका कार्य आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कौन सी पनडुब्बी थी जो कलवरी श्रेणी की थी, उसे जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? महत्वपूर्ण फैक्ट है, बताइए। तो देखिए वह है वागीर। कौन सी है? वागीर। अच्छा अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए प्रोजेक्ट 75 माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट 75 में टोटल 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जिसमें से जो है पहली जो थी वह INS कलवरी थी, दूसरी INS खंदेरी, तीसरी INS करंज थी, चौथी INS वेला थी,
और इस समय 5वीं INS वागीर जो है यह इसका जो है अनावरण किया गया। अभी आने वाली है एक INS वागसीर, यही 6वीं और लास्ट होगी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। आप लोग इसे याद रखिएगा। यह मार्च 2024 तक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट 75 में टोटल 6 जो है पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। आप इन्हें याद रखिए, कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बताइए। देखिए, यह जब करंट अफेयर बना था उस समय तो बृहस्पति नंबर 1 पे पहुंच गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको बता दें सबसे ऊपर शनि ग्रह है। आपको बता दें नई खोज के बाद शनि ग्रह 145 उपग्रह के साथ सबसे नंबर 1 पे है और बृहस्पति वहीं 95 उपग्रह के साथ दूसरे नंबर पे आ गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद का अपडेट अभी तक तो कोई नहीं है और आपको यह फैक्ट याद रखना है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इंपॉर्टेंट है और पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? जूस मिशन। क्योंकि यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जूस मिशन किसका है और ऑप्शन में दे दिया जाएगा नासा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि ये नासा का ही मिशन है, लेकिन यह नासा का मिशन नहीं है। यह जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है और यह शुक्र ग्रह के लिए चलाया जा रहा है। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, ये देखिए, जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। देखिए, iOS सिस्टम पे आपको पता है एप्पल के डिवाइस चलते हैं और दूसरे डिवाइस आपको पता है कि एंड्रॉयड सिस्टम पे चलते हैं। किस पे? एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड किसका है? एंड्रॉयड आपको पता है कि यह गूगल का है। भारत भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है और वही सिस्टम जो है बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है भार OS। क्या नाम रखा गया है? भार OS। आप इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपको बता दें यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का पहला भार OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो 4 प्रकार के IIT दे दिया जाएगा तो उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो IIT मद्रास आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर में हम लोग इसे साल भी कर चुके हैं। बताइए, जो भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसका नाम क्या रखा गया है? देखिए, उसका नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। क्या नाम रखा है? वंदे मेट्रो। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, दिसंबर 2023 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। नाम इसका वंदे मेट्रो है और यह आपको बता दें कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर यह चलेगी। और 2022 में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 2022 में जर्मनी जो है वह विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला देश बना था। कौन बना था? जर्मनी। और वहीं बात अगर एशिया की आती है तो 2023 में जो है चीन के द्वारा चलाया गया था एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो मतलब दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए, जब अगर विश्व की बात आएगी तो कौन आएगा? विश्व में जर्मनी आएगा। विश्व में जर्मनी आएगा। और वहीं अगर एशिया की बात आएगी, एशिया की, तो यहाँ पे चीन नंबर 1 पे हो जाएगा। और अगर देश की बात आएगी तो कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसका नाम वंदे मेट्रो होगा। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है? बताइए। तो यह गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट है, देखिए, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की है। यह कहाँ बनाई गई है? यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फैक्ट देखिए, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, भारत मतलब इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ना चाह रहा है कि एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री बना रहा है हेलीकॉप्टर निर्माण की। तो यह कहाँ पे स्थापित हो रही है? यह कई दिनों तक करंट अफेयर में जरूर से बना रहेगा। तो यह जो है तुमकुरु कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? तुमकुरु कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 108वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग जो है टेस्ट पेपर में भी देख रहे हैं। मैक्सिमम प्रश्न आप देखेंगे टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी फैक्ट महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं। बताइए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए, पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1914 में शुरू हुआ था। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं। वैसे आपको बता दें कि देखिए बहुत मेहनत लगती है पूरा सबको पढ़ के उसके बाद उसमें से फैक्ट ढूंढ के आप लोगों तक पहुंचाना, तो इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि आप इसको कंठस्थ करके परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया परिणाम लेके आप लोग आएँ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी है? नीलगिरी तहर परियोजना, बताइए यह किसके द्वारा जो है मंजूरी दिया गया था? तो यह तमिलनाडु के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरी तहर है क्या? तो आपको बता दें नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। क्या है? राजकीय पशु है। और IUCN की जो रेड डाटा सूची होती है उसमें यह संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? कई करंट अफेयर में आप देखेंगे कि यह प्रश्न जरूर बना था। तो वह ऐप का नाम था प्रहरी। कौन सा ऐप था? प्रहरी। किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? बताइए। तो यह जो है केरल को, किसको? केरल के बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल तटस्थ फार्म जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। देखिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको पता है कि देखिए जलवायु परिवर्तन मिशन अगर कोई राज्य शुरू करता है तो कई राज्य उसके पीछे होड़ लगाएंगे, वो भी दौड़ में शामिल होंगे कि उनको भी शामिल होना है। तो बताइए यह किसके द्वारा आगाज किया गया? तो देखिए यह आगाज जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया। देखिए तमिलनाडु जो है वह राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 2070 यह किसका लक्ष्य है? यह भारत का लक्ष्य है। भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य यही है कि 2070 तक जो है जलवायु परिवर्तन के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल भारत पाले। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कार्बन तटस्थता से जो तात्पर्य है कि जितनी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से वह समाप्त कर दिया जाए, यही होता है कार्बन तटस्थता। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए। देखिए अग्नि 5 जो है मिसाइल का जो परीक्षण किया गया वह उसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है। और आपको बता दें यह उससे भी अधिक बढ़ाने का इसका प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ पे हुआ परीक्षण जो है? तो यह बालासोर उड़ीसा में हुआ, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। और यह DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखिए कि DRDO के द्वारा यह बनाया गया। 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी क्षमता बनाई जा रही है। और 3 फेज का सॉलिड फ्यूल इंजन जो है इसमें लगा है। लिक्विड फ्यूल नहीं है, सॉलिड फ्यूल है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, जल थल नभ कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इतने फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? बताइए कौन सा युद्धपोत था जिसे भारतीय नौसेना में दिसंबर में शामिल किया गया? तो वह था INS मुर्मुगाओ। कौन सा? INS मुर्मुगाओ। यह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। कब? 18 दिसंबर 2022 से। चलिए नेक्स्ट, इसका जो है निर्माण जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया था।
नेक्स्ट फैक्ट देखिए, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, क्या है फैक्ट, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किस मामले में, स्वच्छ वायु के मामले में। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। देखिए इसमें 10 लाख से अधिक जो जिले हैं, आप उन्हें शहर जो हैं उन्हें याद रखिए, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो पहला रैंक जो है लखनऊ को मिला है, दूसरा प्रयागराज को मिला है और तीसरा वाराणसी को मिला है। तीन के तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं अगर 3 से 10 लाख की बात करें तो इसमें भी पहला रैंक जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को, दूसरा नंबर जो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को मिला है। तो आप इतना बस याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि यह यूपी स्पेशल का भी प्रश्न बन जाता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा यह किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया है। आपको बता दें इसका परीक्षण जो है अभी पशुओं में शुरू किया गया है। उसका जैसे ही परीक्षण कंप्लीट होगा तो 1 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे ये ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने का पूरी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 15 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट है यह भी बताइए। COP 15 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह मॉन्ट्रियल में किया गया। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? यह कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? बताइए। कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मापुरी जिले में यह स्थित है और यह राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में अस्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? अस्थायी स्टेशन कहाँ पे? अंतरिक्ष में ये लोग अस्थायी स्टेशन बना रहे हैं। तो यह उपलब्धि जो है किसको मिली है? यह उपलब्धि जो है चीन को मिली है। अच्छा, तो चीन जो है यह तीसरा है, तो बाकी पहले दूसरे कौन है? तो पहले नंबर पे आपको पता है ऐसे काम यूएसए करता है। दूसरे नंबर पे था रूस। किसके द्वारा? रूस, रसिया के द्वारा किया गया। तीसरा देश जो है चाइना है। देखिए इसका नाम जो है तियांगोंग नाम रखा गया है चीन के द्वारा, तियांगोंग। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था बताइए? भारत के पहले निजी रॉकेट, देखिए इसका नाम था विक्रम यश। क्या नाम था? विक्रम यश। यश जो है साराभाई के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? साराभाई। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया है? नवंबर 2022 में नासा के द्वारा जो है चंद्रमा पर भेजा गया जो मिशन था उसका नाम क्या था? तो देखिए उसका नाम था आर्टेमिस प्रथम। कौन सा? आर्टेमिस प्रथम फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में अरीटापट्टी को भारत का 35वां जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। अरीटापट्टी यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। देखिए यह भारत का कौन सा है? 35वां एवं तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया? यह जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में पहले सेमीकान इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सेमीकान का मतलब क्या हुआ? सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए यह सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के मामले में आपको पता है भारत बहुत पीछे है, सबसे आगे चाइना चल रहा है और चाइना इसमें इस क्षेत्र में आगे होने की वजह से चाइना में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हब है। तो इसी को चाइना को बीट करने के लिए और भारत अपने आप को खुद इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में उभरने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। तो बताइए यह कहाँ पे किया गया?
देखिए ये रोड शो था यह गांधीनगर में किया गया। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। और महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें देखिए सेमीकंडक्टर डिजाइन में निवेश प्रेरित करना एवं मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना, यही लक्ष्य है इसका, इसी के लिए यह सारा रोड शो किया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो देखिए इसका आयोजन जो है वह कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पे? गांधीनगर। गांधीनगर है कहाँ पे? गुजरात में है, अभी ऊपर ही हम लोग देख के आ रहे हैं। अच्छा, डिफेंस एक्सपो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पहले वाला जो वर्जन था यह 12वां संस्करण है, और इसके पहले जो है 11वां जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? वह लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो कई परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण बन गया था, यूपी परीक्षा के लिए। देखिए इसकी थीम क्या थी? पाथ ट्रू प्राइड, इसकी थीम थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे देखिए, क्योंकि इसका सारा स्टेटमेंट इसी में समाहित किया गया है। देखिए इसका पूर्ण रूप जो है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट है। क्या इसका फुल फॉर्म ये है? जी नहीं, ये गलत है। लाइफ स्टाइल है। क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी अवधारणा नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC की COP 26 की बैठक के दौरान किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है इस मिशन को योजना में प्रो प्लैनेट पीपल व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने का जो है आगाज किया गया है। तो यह भी कथन जो है सही है। तो इसमें 2 के 2 कथन सही थे, दूसरा और तीसरा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए मिशन लाइफ, इसका शुभारंभ 20 अक्टूबर को मोदी जी द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। बताइए यह 2 तट कौन से हैं जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया अक्टूबर 2022 में? देखिए ये जो 2 तट हैं, समुद्र तट हैं, वो हैं थुंडी तट और कदमत तट। कौन से हैं? थुंडी तट और कदमत तट। ये दोनों कहाँ पे हैं? तो दोनों लक्षद्वीप पे हैं। कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप के तट हैं, आप लोग इसे याद रखिए। अच्छा, टोटल कितने जो है ब्लू प्रमाणन पा चुके हैं तट भारत के? तो टोटल 12 तट हैं जो अभी तक प्राप्त कर चुके हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई? बताइए यह किसके द्वारा किया गया? यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत की 11 आंध्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये फैक्ट रखिए आप लोग, क्योंकि ये मुझे जहां तक उम्मीद है किसी न किसी पाली में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए टोटल रामसर स्थल जो इस समय भारत में है टोटल 75 हैं। कितने हैं? 75 हो चुके हैं। और ये 75 आप देखेंगे तो 11 नए जोड़े गए हैं। 11 में से कोई हम लोगों के यूपी से तो नहीं रहा, तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के टोटल 10 हैं। यूपी स्पेशल में ये कवर भी हुआ होगा, और मैं सर से बोल दूंगा कि वो इसको अलग से 10 के 10 लेके आपके लिए अलग से आ जाएं। तो आप चैनल से बने रहिए, आपको मिल जाएंगे 10 के 10 यूपी के कौन हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, और तमिलनाडु में टोटल 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम जो है वरुण रखा गया है। क्या रखा गया है? वरुण। इसमें देखेंगे आप कुछ प्रश्न कम ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे, तो आप उससे बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि सभी प्रश्न जो है
पुस्तक के महत्वपूर्ण नहीं होते, उसको पढ़ने के बाद, प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर देखने के बाद ही मैं उन प्रश्नों को हटाया हूं जो महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने नज़र के सामने से गुजारना है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, इस प्रकार जो है हम लोगों का पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी का ये सेक्शन जो है समाप्त हुआ। आपका जो है रिवीजन कैसा चल रहा है, करंट अफेयर के बाकी टॉपिक आपके कैसे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इसका जैसे ही कंप्लीट होता है पूरी पुस्तक, मैं इसका कंपाइलेशन एक जगह करके आपको एक बार फिर दे दूंगा, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ढेर सारा फायदा यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।